कुछ ना कुछ तो ख़राब हुआ है ना रीजन में भी, जिस वजह से अगर वहाँ पर भी काम ज़्यादा बेहतर नहीं चल रहा तो। देखिए मैं अपने रीजन का अफसा आपको बताता हूँ कि हमारा जो मुल्तान था सबसे बड़ा रीजन था, उसमें 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन यही था। इसमें हमारे प्रेसिडेंट मियां मुनीर साहब होते थे। अब इशू ये है कि वहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट होके आया होता है, नीचे उससे डिस्ट्रिक्ट लेवल से वोट वगैरह लिए होते हैं। उनको पता होता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्लेयर अच्छा है, कौन सा परफॉर्मर है। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंस दी हुई थी एज ए कैप्टन मुझे कि भाई जो मेरिट पे है वही टीम आप बनाएं। उसमें इतना ज़्यादा अमल दखल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं होता था। क्रिकेट बोर्ड का अमल दखल बहुत कम होता था। इस वजह से आपने देखा कि मैं 7-8 साल उनका कैप्टन रहा हूँ, तो वहाँ पे इरफान भी आए, वहाँ पे राहत अली भी आ गए, जुल्फकार बाबर भी, शुएब मसूद भी, नवीद यासीन भी, यानी कि हमारे 11 लड़के पाकिस्तान की लाइन में लगे। उसके बाद हुआ क्या कि हमारी अब मियाँ साहब के साथ यही कोशिश होती थी कि जो हमारा कोच होगा, क्योंकि जब आपके कैप्टन, कोच और प्रेसिडेंट एक पेज पे होंगे तो वहाँ पे आप डेवलपमेंट का काम कर सकेंगे, आप अच्छी स्ट्रेटजी बना सकेंगे, आपका मोमेंटम अच्छा होगा, आपका कम्बिनेशन अच्छा होगा। हुआ उसके बाद क्या कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा दी वहाँ पे अडाक लगाई, तो कैप्टनसी से मुझे तो फारिग किया ही किया। वहाँ पे इन्होंने कोच अपने बाहर से भेज दिए। अब रीजन मुल्तान है, टीम मुल्तान की खेल रही है, कोच आ रहा है कभी कराची से, कभी कोच आ रहा है लाहौर से, कभी कोच आ रहा है पेशावर से। उनको पता ही नहीं, वहाँ के उनको वहाँ पे पता ही नहीं है कि क्या डेवलपमेंट है, अंडर 19 से कौन परफॉर्म करके आया, ग्रेड 2 से डिस्ट्रिक्ट में कौन परफॉर्म कर रहा है। आस्ता आस्ता हुआ क्या है कि इन कोचेज ने इन्होंने उस रीजन को अपने हाथों में, शिकंजे में लेना शुरू कर दिया और इन्होंने वहाँ से बाहर से जो डिस्कार्डेड प्लेयर थे, मसलन कि अगर कराची रीजन में किसी प्लेयर को नहीं खिलाता था, उसकी सिफारिश थी वो मुल्तान से जाके खेल रहा है। अगर लाहौर से किसी को बाहर निकाल दिया तो वो जाके मुल्तान में खेल रहा। अगर पेशावर में किसी की जगह नहीं बन रही वो जाके पेशावर में खेल रहा। और एक ऐसे रीजन में खेल रहे हैं पूरे पाकिस्तान से प्लेयर आके, जिस अपने रीजन की आबादी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और वहाँ पे टैलेंट सबसे ज़्यादा था। तो इस आस्ता आस्ता उसने सारी जो नीचे ग्रास रूट थी उसको ख़त्म कर दी। अब जो बच्चे थे वो देखते हैं कि हमारे रीजन में सुपरस्टार कोई नहीं आ रहा, हमारे रीजन से बड़ा प्लेयर कोई नहीं आ रहा, हमारे रीजन के प्लेयर्स को चांस नहीं मिल रहे, वो डिस्ट्रिक्ट में क्लब लेवल पे परफॉर्म कर करके थक गए हैं, मगर उनको पूछता ही कोई नहीं, सिलेक्ट नहीं करता। कोचेस बाहर से आते हैं, अपने प्लेयर्स ले आते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं अभी दूंगा, आपने शुएब मकसूद का सुना होगा इंटरव्यू, उसको देखिए वो मुल्तान रीजन का हीरो है। मुझे याद है कि जब मैंने इसको खिलाया था, बड़ी मुश्किल से उसको हम खिलाते रहे, प्रमोट किया, पाकिस्तान का नंबर 1 वो बैट्समैन बना, मगर अब वो इस रीजन का हीरो है। सबसे ज़्यादा जो अगर किसी को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, शुएब मकसूद को उस रीजन में मिलनी चाहिए और उसको नॉमिनेट करना चाहिए सबसे पहले टीम के अंदर। सबसे पहले उसको वहाँ से निकाला जाता है क्योंकि कोच बाहर का होता है, वो अपने लड़के, अपनी मर्जी के लड़के वहाँ पे लेके आता है, यस मैन भी इकट्ठे करेगा, यस मैन इकट्ठे करेगा। तो इस तरह आस्ता आस्ता ये उस रीजन का ये हाल हो गया कि अब पिछले 10 साल से जिस रीजन के 11 लड़के पाकिस्तान की लाइन में खड़े थे, उस रीजन से एक सिंगल बंदा पाकिस्तान टीम में नहीं आ रहा, ना कोई जूनियर टीम में आ रहा, ना अंडर 19 में आ रहा, ना पाकिस्तान ए टीम में आ रहा। और वो इतना शानदार रीजन है कि अगर आप कद काट के हिसाब से देखें, इरफान 1, अब्दुल रऊफ 2, शबीर अहमद 3, सुहेब खुद, और ये जितने फिजिकली अगर आप लोगों को देखें तो इतने अच्छे अच्छे लोग जिस्मानी साख्त के हवाले से भी वहां पर उसी रीजन से नजर आते हैं। इंजमामुल हक भी, वकार यूनुस, सारे के सारे, मोहम्मद जाहिद। ये देखें कितना जरखेज इलाका है, लेकिन कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। और ये सारी कड़ी देखें शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एडहॉक लगा दिया। इसका मतलब ये कि जो सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला ही ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सारी चीजें अपने हाथ में जकड़ के संभाल के सबको, सारी चीजों को सेंट्रलाइज रखना चाहता है, वहां से मसाइल शुरू। देखिए इसकी सबसे बेसिक वजह क्या है, अडा क्यों लगाई जाती है? आपने गवर्निंग बोर्ड बनाना होता है, गवर्निंग बोर्ड के में जो बंदा आता है उसने चेयरमैन के लिए वोट देना होता है। चेयरमैन के लिए वोट में अगर आपका साजगार बंदा नहीं है, मुल्तान रीजन पे क्यों डाक लगाएगी? चेयरमैन को खतरा था कि मियां मुनीर उसको वोट नहीं देगा, तो डाक लगा दी गई, अपने फेवर का बंदा वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया। जिन रीजन से चेयरमैन 2014 की या 15 की बात कर रहे हैं, हाँ, जिन रीजन से पता था कि ये इनके प्रेसिडेंट हमारे आगे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, हमें वोट दे देंगे, उन रीजन में डाक नहीं लगी, वहाँ पे इलेक्शन हो गया। मुल्तान रीजन में आज तक डाक लगी रही है। फिर उसके बाद इन्होंने जो प्रोविंशियल टीमें बनाई हैं, प्रोविंशियल टीमों ने और बेड़ा गर्क कर दिया कि वो तो पूरे पाकिस्तान में से ही 5 टीमें रह गई ना, वो तो नीचे वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। फिर कोई ऐसे हमारे वहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं,
उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के मैनेजर को मुल्तान रीजन का CEO अपॉइंट कर दिया, और वो चावल चलाने वाली या वो दूसरी शुगर चलाने वाली राइस मिल्स वालों ने और दूसरों ने शुगर मिल्स वालों ने अपने जो फैक्ट्री के CEO थे वो क्रिकेट रीजन्स के CEO वहाँ पे बने रहे। उसके बाद फिर वहाँ पे टैलेंट क्या खाक आना था, फिर यही हाल होना था जो अभी हो रहा है। उसके बाद अभी दोबारा इन्होंने रिवोक किया, ये जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहाल किया, उसके मुताबिक कि आपने डिसेंट्रलाइज करना सिस्टम को, आप आज़ादी देंगे रीजन्स को, मगर कहाँ पे आज़ादी, अभी भी अडाक है। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोच भेज रहा है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन वहाँ पे कमेटी भेज रहा है, अभी भी सारे डिसीजन अपने हाथ में रखे हुए हैं, और कहने को इन्होंने 2014 का कोचेस भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वो कोचेस को गेंदें भी अपनी जेब से खरीदना पड़ती हैं कि वो ट्रायल लेने के लिए जाएगा, अपनी गेंदें खरीदेगा, बाद में आके बिल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देगा, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया वो टेस्ट क्रिकेटर है, उनको यौमिया मुआवजा मिलता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। शबीर अहमद ने तो वैसे कहा जी मैं करता ही नहीं, हाँ उसे रिजाइन कर दिया। कौन यहाँ पे काम कर सकता है जहाँ पे इतनी गंदी खिचड़ी पकी हुई हो। आप देखें ना, अभी ये इन्होंने डायरेक्टर चेंज किए हैं, तो वो एक पंजाबी के मिसाल है, मैं देना नहीं चाहता, उसका कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पे। आप देखें, जब आपने नीचे ही इतना गंद मचाया हुआ है, तो जब तक आप उसका सफाया नहीं करेंगे, आपका सिस्टम तो वहाँ पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। बट रऊफ, जब ये बात जो है ना, जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन मेकर्स के सामने ये बात रखी जाती है कि डिसेंट्रलाइज करें चीज़ों को, सो वहाँ से ये आवाज़ आती है कि जब डिसेंट्रलाइज करके देखा तो बहुत लोगों ने मनमानियाँ की, और हुई मनमानियाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि सबने बहुत ऑनेस्टली काम किया, हुई मनमानियाँ। पार्शली पैरेलली अपने क्लब्स खोल के रखे, जो उस क्लब में जाएगा वो उस रीजन से खेलता हुआ दिखेगा, वो वहाँ का हिस्सा बन सकता है प्लेयर। उस प्लेयर के फुटप्रिंट्स कहीं नहीं मिल रहे थे, सिर्फ उस क्लब में मिल रहे थे कि हाँ जी वो उस पार्टी के क्लब में जा रहा था, इस वजह से इस तरह की भी चीज़ें हुई। उसको कैसे हैंडल करना? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और ये किसका काम था? देखें, एक बुराई के खात्मे के लिए आपने पूरी बुराई नीचे फैला दी। मसलन कि ये एक इवल चीज़ थी ना, जिसको आपको सॉर्ट आउट करना था। कितने लोग कर रहे थे? आपका जो गवर्निंग बोर्ड था, ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा कर रहा था या 2 बंदे कर रहे थे, इस तरह की हरकतें कर रहे थे। वो मैनिपुलेट कर रहे थे, नीचे जाके डिस्ट्रिक्ट में वो पॉलिटिक्स कर रहे थे बच्चों के साथ, वोट के लिए वो ये काम कर रहे थे, सियासत फैला रहे थे। तो आपको क्या करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे अनासर को एलिमिनेट करना चाहिए था, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए थे, ताकि ऐसे लोग दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा ना बने। मगर हुआ क्या? वही लोग पाकिस्तान गवर्निंग बोर्ड में उन्होंने चेंज करवाई सारी, और एक ही बजाय 3-3 बारियां लेते रहे वो वहां पर बैठ के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका सरप्रस्त बना रहा है, और उसकी वजह से सारा नीचे गंद फैला। और उसके बाद अब उसका सफाया करने के बजाय इन्होंने सारे का सारा सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, और फिर एंड पे ये हुआ कि दोबारा इनको डिसेंट्रलाइज पे जाना पड़ा, 2014 का आइन दोबारा बहाल करना पड़ा, और फिर उन लोगों के हाथ में देनी पड़ी। मगर वो आधा तीतर आधा बटेर, उसका कोई फायदा नहीं है अभी। आधा तीतर आधा बटेर, फायदा कोई नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड है, जिसमें 4 महकमा जाती हैं, 4 इलाकाई तंजीमों के सरबराहान मौजूद हैं, इसके अंदर इतनी जान है कि ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को ये कह सके कि सर ज़रा सानू 10 भी दो, किस तरह कर रहे हो? ये पूछ सकते हैं कि कुर्सियां कहाँ से लानी है, शामियाने कहाँ से लाने हैं, खाने कहाँ से लाने हैं, बॉलें कहाँ से खरीदनी है, बस ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा इनको कोई काम, आप देखें वीक लोग क्यों रखे जाते हैं? ताकि क्वेश्चन ना पूछें। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपका सिस्टम स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। आप जब ये नहीं देखें, मैंने ये दौर देखा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि जब अगर किसी प्लेयर की सिलेक्शन होती थी ना, पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम बहुत स्ट्रांग थी, 14 उसमें लेजेंड खेला करते थे। जब अगर 15वें बंदे की सिलेक्शन होती थी तो उसकी डिबेट होती थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में। वहाँ पे सारे जो मेंबर्स थे वो अपनी राय देते थे कि सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन सामने बैठा होता था, पूरी सिलेक्शन कमेटी वहाँ पे होती थी, चेयरमैन होता था पीसीबी का, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स उससे सवाल पूछते थे। काउंसिल मेरा ख्याल है जिसकी आप काउंसिल के टाइम इस बंदे की सिलेक्शन कैसी हुई है। तो जब इतना एक स्ट्रांग आपका सिस्टम होगा तो फिर आपको एक एक बंदे पे जवाब देना पड़ेगा। अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कभी किसी को उठा के पाकिस्तान टीम में लाया जाता है, कभी किसी को डायरेक्टर लगा दिया जाता है डोमेस्टिक, किसी को डायरेक्टर इंटरनेशनल, किसी को डायरेक्टर अकेडमीज, मैट्रिक फेल डायरेक्टर अकेडमीज लगे हुए हैं, मैट्रिक फेल कोचिंग सिस्टम चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैट्रिक फेल आपके पाकिस्तान टीम के कोच लगे हुए हैं, हेड कोच लगे हुए हैं। मुझे बताएं, आपने अभी ये जो अभी गोरा कोच लगाया है माइक हैसन कितनी क्रिकेट खेला है? कुछ भी नहीं। मगर क्योंकि इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़ा लिखा बंदा, न्यूजीलैंड में उसने लंबा अरसा सर्व किया हुआ, बड़ा सक्सेसफुल कोच है, आपने उसको लाए हैं। रिप्लेस किससे किया? आकिब जावेद से। एक स्ट्रेटेजिकल कोच है, एक है टेक्निकल कोच।
आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एकदम छलांग मारता है, जिस तरह ये बिटकॉइन करेंसी नहीं है, ऊपर नीचे जाती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस तरह की ये छलांगे लगाता है। कि टेक्निकल कोच आकिब जावेद है, उनकी एजुकेशन नहीं है, क्रिकेट खेले इसी बेस पे उनको हेड कोच बनाया नाम पे। अब अगर उसको रिप्लेस करना है तो किसी टेक्निकल से करें ना, क्यों नहीं कर रहे? एजुकेटेड बंदा क्यों लाया जिसकी क्रिकेट ही नहीं है, एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, वाई? क्यों स्ट्रेटेजिकल कोच आप लाए आप? तो जो पहले इस सवाल का तो जवाब देना कि इतनी बड़ी बड़ी छलांगे मारने से पहले इतना डीपली सोचता कौन है? मुझे सबसे पहले बात बताएं, हम इतना डीपली आपने सोचते हुए किसी को देखा है? हम सिर्फ ये सोचते हैं कि लोकल या फॉरेनर, लोकल या फॉरेनर को, जो इससे ज्यादा और डीपली सोचा नहीं जाता। और जब फॉरेनर कोचेस को, दो कोचेस को, जब गैरी कर्स्टन को और गिलिस्पी को जिस वक्त टाटा बाय बाय किया, जिस वक्त उन लोगों को निकाला, उस वक्त तो ये आवाज आई थी, यही मैनेजमेंट थी, ये सारे वही लोग थे जिन्होंने कहा था अब हम फॉरेन कोच नहीं लाएंगे, अपने लोकल कोचेस ज्यादा अच्छे हैं। क्या हो गया? वाई चेंज ऑफ हार्ट? देखिए पूछना चाहिए ना, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। जब आपको अपना फायदे नजर आएंगे आप फॉरेनर कोचेस ले आएंगे, जब आपके अपने बेनिफिट्स नहीं होंगे आप लोकल कोचेस ले आएंगे। आपने देखें कि आपने दुनिया का जो टॉप क्लास कोच है, आप जो ये है गैरी क्रिस्टन, सोचे जरा, गैरी क्रिस्टन ऐसा आदमी था, आप जो गिलेस्पी है उसको टेक्निकल कोच कह सकते हैं कि उसकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, उस म्यार का आदमी नहीं था जिस लेवल का गैरी क्रिस्टन है। मगर गैरी क्रिस्टन को आपको सैक कर कैसे सकते हैं? मेरी तो समझ से बाहर है कि वो टेक्निकल भी है, स्ट्रेटजिकल कोच भी है, एजुकेटेड भी है। वो तो कोचिंग प्रोग्राम चलाता, वो आगे कोचेस को ट्रेन करता, वो हाईली एजुकेटेड है, उसने कुछ 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, वो तो एक्सट्रीम लेवल का कोच है। जिस इदारे के साथ गैरी क्रिस्टन जैसा शख्स नहीं चल सकता, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है? मुझे ये बताएं। वहाँ पे क्रेडिबिलिटी फिर यही होगी, मैट्रिक फेल को उठा के लगा दें, मैट्रिक पास को उठा के लगा दें,